साउथ अफ्रीका के विमेंस टीम जो कि गई है न्यूजीलैंड के दौरे पर और खेल रही है 5 टी20 मैचेस की सीरीज, जिसके 2 मुकाबले तो ऑलरेडी हो चुके हैं और ये सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है। जहां पर पहले वाले मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने जब पहले बैटिंग करी तो उस मैच को 80 रन से जीता, लेकिन जब दूसरे वाले मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करी तो उस मुकाबले को 18 रन से जीता। यानी कि इस सीरीज का काफी हद तक एक यहाँ पर पैटर्न देखने को मिला है, खास करके विमेंस क्रिकेट में, कि अगर दिन के मुकाबले हों तो चाहे मैदान न्यूजीलैंड के अंदर कोई भी हो, पहले बैटिंग करना किसी भी टीम के लिए ज्यादा फायदेमंद अभी तक देखने को मिला है। और जब ये तीसरा टी20 मैच एक बार फिर से 20 मार्च को भारत के समय के हिसाब से तो सुबह 7:15 बजे, लेकिन यहां की लोकल टाइम के हिसाब से ईडन पार्क ऑकलैंड के मैदान पर दोपहर में 2:45 पर जब खेला जाएगा और आसमान पर बिल्कुल धूप यहां पर निकलने की संभावनाएं हैं, तो ऐसी कंडीशन में निश्चित तौर पर एक बार फिर से जो भी टीम यहां पर टॉस जीतेगी, संभावनाएं तो काफी अच्छी बनती है कि वो पहले बैटिंग करे। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा वो होगा वेदर का। फिलहाल तो जो फोरकास्ट है उसमें बारिश की कोई भी संभावनाएं नहीं बताई गई हैं। हल्के फुल्के बादल मैदान पर आ सकते हैं, लेकिन वहां पर निश्चित तौर पर टॉस की बात कैसी सिचुएशन होगी वो तो आपको टॉस के बाद ही मैं बता पाऊंगा। तो उसके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके रखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक आपको मैंने दे रखा है, वहां पर आपको सारे अपडेट्स टॉस के बाद मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इतिहास जाकर के देखें इस मैदान का, तो जो आखिरी 10 टी20 मुकाबले विमेंस फॉर्मेट के इस मैदान पर खेले गए उसमें से 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम तो 3 बार बैटिंग पहले करने वाली टीम जीती है। यानी कि मामला काफी हद तक बराबरी का है। लेकिन चूंकि निश्चित तौर पर उसमें डे मैचेस भी होते हैं, डे नाइट मैचेस भी होते हैं, तो कोई कंक्लूसिव एविडेंस तो बनता दिखाई नहीं पड़ता। और आज का चूंकि एक दिन का मैच है, उसको समझने के लिए आखिरी 4 मैचेस इस ग्राउंड पर जो खेले गए हैं उसको देखेंगे तो वो 4 के चारों मैचेस यहां पर दिन के हुए हैं। और उसमें देखेंगे तो 2 बार यहां पर भी देखें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर को चेज करते हुए जीता। यहां पर देखेंगे तो इस मैच में भी ऑकलैंड की टीम ने 135 के स्कोर को चेज करते हुए 8 विकेट से जीता। यहां पर देखेंगे तो वेलिंगटन की टीम जो कि निश्चित तौर पर 89 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई, उसको यहां पर कैंटरबरी की जो टीम थी उसने काफी आसानी से चेज करके जीतने की कोशिश तो करी, लेकिन 1 रन से उस मैच को हार गई। लेकिन उसके बाद जो एक और मैच यहां पर हुआ है वहां पर भी ऑकलैंड की टीम के खिलाफ ओटागो की टीम ने 106 रन के स्कोर को चेज करते हुए 107 रन बना करके बिना किसी विकेट के नुकसान पर जीता उस मैच को। तो काफी हद तक पिछले 4 मैचेस के आंकड़े अगर आप देखें तो बैटिंग सेकंड करना यहां पर काफी फेवरेबल दिखाई पड़ रहा है। और इसमें पावर प्ले की कंडीशन अगर आप इन चारों मैचेस में देखें तो एक कॉमन चीज आप दिखाई पड़ेगी कि पहली इनिंग के पावर प्ले में और सेकंड इनिंग के पावर प्ले में बने रनों की नंबर्स जो हैं वो निश्चित तौर पर एक डिफरेंस दिखाते हैं। एक आध मैच को अगर आप छोड़ दें कि पहली इनिंग में पावर प्ले में रन बनाना तेज गेंदबाजों के आगे इतना आसान यहां पर होता नहीं। और इन्हीं चारों मैचेस में अगर आप पेस के आंकड़े देखें तो जो 20 विकेटें इन चारों मैचेस में तेज गेंदबाजों को मिली हैं उसमें से 14 विकेटें तो पहली इनिंग के अंदर ही आ गई हैं, केवल 6 विकेटें सेकंड इनिंग के अंदर हैं। और स्पिन गेंदबाजों को तो केवल 6 ही विकेट मिली हैं, उसमें 5 विकेट पहली इनिंग में, 1 विकेट सेकंड इनिंग में। लेकिन यहां पर जो चारों मैचेस हुए हैं ना, इसमें एक और फैक्टर भी रहा है कि कोई ना कोई एक टीम ज्यादा मजबूत रही है। तो आज के इस मैच में जो दोनों टीमें उतरेंगी वो कैसी हैं, किसके पास क्या एडवांटेज है बैटिंग और बॉलिंग पर्सपेक्टिव में, वो भी हमको आगे चल करके देखना पड़ेगा। उसी के हिसाब से पिच के बारे में ज्यादा चीजें हमको समझ में आएंगी। लेकिन एक और जो सबसे बड़ा फैक्टर जो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं कि वेदर का होगा। इस मैदान पर पहली इनिंग की बॉलिंग में खास करके पावर प्ले में तेज गेंदबाजों के लिए मदद होती है। तो वेदर का जो फैक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट बनने वाला है आज। तो कैसा वेदर होगा और पिच कैसी देखने में मिल रही है वो तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर टॉस के बाद बताऊंगा ही। उसके बेसिस पर जो मेरी अपनी फाइनल टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ही मिलेगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर लिंक है, जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के उस लिंक्स को क्लिक करके इन दोनों को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, जहां पर आगे भी सारे मैचेस तो हम कवर करेंगे ही। आईपीएल भी आ रहा है तो धमाकेदार वहां पर रिप्रेजेंटेशन आपको सारी की सारी देखने को मिलेंगी। लेकिन जब आगे बढ़ें और यहां पर न्यूजीलैंड की टीम का सबसे पहले प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर देखें तो ये प्लेइंग 11 पिछले वाले मैच में खेला था जहां पर ब्री एलिंग भी खेली थी। और फिलहाल जब मैं ये वीडियो बनाना शुरू किया तब अपडेट आया कि ब्री एलिंग यहां पर फिलहाल स्क्वाड से बाहर हो चुकी हैं। और इस प्लेइंग 11 के अंदर वो 10वां प्लेयर कौन सा होगा वो भी आगे आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा फिलहाल। लेकिन अभी के लिए जान लीजिए कि बाकी 10 प्लेयर तो वही होंगी। ब्री एलिंग फिलहाल आज के इस मैच में नहीं खेलेंगी। और इवन बेंच पर भी जो 2 ऑप्शन है नैन्सी पटेल और पॉली इंग्लिश का, पॉली इंग्लिश भी फिलहाल इस सीरीज से बाहर हो चुकी हैं। इनकी जगह पर भी एक रिप्लेसमेंट आया है, उनका नाम भी आगे आपको बताऊंगा। यानी कि 2 प्लेयर यहां पर चेंज हुई हैं, 2 प्लेयर एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं। तो वो दोनों प्लेयर कौन सी हैं, उनके नंबर्स कैसे हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा, तो उसको ध्यान से जरूर देखिएगा। लेकिन उसके पहले जो पिछले मैच में बॉलिंग हुई थी उसको देख लीजिए कि जेस केयर एक ऐसी बॉलर है जो कि कम से कम 2 ओवर पावर प्ले के 2 ओवर डेथ के करेंगी। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन में से इस टीम की तरफ से हैं। बाकी सूजी बेट्स भी 1-1, 2-2 ओवर कर रही हैं। सूजी बेट्स को अगर आपको याद हो पहले ओपन करती थी, फिलहाल 10 महीने ये बाहर रही थी टीम से इंजरी की वजह से। अब फिलहाल जो ये वापस आई हैं और चूंकि इनकी टीम के जो बाकी दोनों 2 ओपनर्स हैं वो काफी कमाल करती रही हैं रिसेंट टाइम में, तो अब इनको एज ए बॉलर खिला रहे हैं लोग, एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर। और बाकी यहाँ पर रोजमेरी मायर मिडिल ओवर्स में ज्यादातर करते हैं, लेकिन 2 ओवर आकर के डेथ में भी करती हैं। और उसके बाद अमेली केयर, ये तो आपको मिडिल ओवर में और 1 आध ओवर डेथ में करते दिखाई पड़ेंगी। और सोफी
डिवाइन के भी बॉलिंग ओवर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो काफी हद तक यहाँ पर सोफी डिवाइन, अमेलिया केयर, रोजमेरी मायर और जेस केयर जैसी 4 ऐसी ऑप्शन इस टीम के अंदर हैं जो वन ऑफ द बेस्ट होंगी अपनी टीम में ले जाने लायक। लेकिन उसी में एक और जो ऑप्शन आपको मैंने भी कुछ देर पहले बताया था कि ब्री एलिंग बाहर गई हैं, उनके जहां पर आई है लिया तहूहू, वो भी एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं। वो अगर खेलेंगे तो वो भी पावर प्ले और डेथ ओवर में बॉलिंग करती हैं, स्पेसिफिक बॉलर हैं वो पावर प्ले और डेथ ओवर की, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो निश्चित तौर पर फाइनल कॉम्बिनेशन क्या बनेगा वो तो देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज होगी। तो जो 2 प्लेयर बाकी आई हैं उनके आंकड़े भी आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले आप करियर के आंकड़े देख लीजिए जो बाकी प्लेयर्स हैं पूरी टीम के अंदर वो, और इसके अलावा रीसेंट फॉर्म भी आप देख लीजिए कि पिछले 2 मैच में कैसी परफॉर्मेंस रही है, उसके पहले कैसा फॉर्म रहा है। तो इनकी जो दोनों की दोनों ओपनर्स हैं, जॉर्ज प्लिमर ने पहले मैच में तो काफी कमाल की 63 रन की पारी खेली, इसके पहले भी ठीक ठाक फॉर्म में थी, और इवन इजी गेज भी इसके पहले बहुत अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन इस सीरीज के दोनों मैचेस में जल्दी आउट हो चुके हैं और जॉर्ज प्लिमर भी पिछले मैच में नहीं चली। लेकिन उसके अलावा जो अमेलिया केयर है, सोफी डिवाइन है, 2 ऐसी बड़ी प्लेयर इस टीम के अंदर, और बाकी बाको में जो यूटिलिटी जेस केयर की या रोजमेरी मायर की बता रखी है जब पावर प्लेयर या डेथ ओवर बॉलर, जिसमें से रोजमेरी मायर ने तो दोनों मैचेस में विकेट ही नहीं लिए। तो निश्चित तौर पर जो एक लिया तहूहू का ऑप्शन आपको मैं बता रहा था जो टीम के अंदर आने वाली हैं, वो निश्चित तौर पर क्या इन्हीं की जगह पर खेलेंगी। हालांकि ब्री एलिंग भी पिछले मैच प्लेइंग 11 में खेली है दोनों मैचेस में, और दोनों मैचेस में विकेटलेस गई है, तो हो सकता है लिया तहूहू स्ट्रेट अवे इन्हीं की जगह पर वापस आए टीम के अंदर, और उसी के चांसेस काफी अच्छे दिखाई भी पड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर तब उस कंडीशन में तो लिया तहूहू वो ज्यादा बेटर ऑप्शन हो जाएंगे रोजमेरी मायर के कंपैरिजन में। लेकिन उसके अलावा चाहे जेस केयर हो, चाहे सोफी डिवाइन हो, चाहे अमेलिया केयर हो, ये 5 ऐसी बेस्ट ऑप्शन, ये अगर हम बात करें 5 ऐसी, हाँ कुल मिला जुला करके 5 ऐसे बेस्ट ऑप्शन हैं लिया तहूहू और प्लस ये चारों जो कि सीधे हमारी टीम में आते हैं। लेकिन इसी में इजी गेज, जॉर्ज प्लिमर और बाकी लोअर ऑर्डर की जो बैटर्स हैं, सूजी बेट्स तो निश्चित तौर पर उतना इंपॉर्टेंट इनका रोल है नहीं, तो निश्चित तौर पर इनको तो हम पिक करेंगे नहीं। लेकिन उसमें बाकी प्लेयरों में से कौन सी बेहतर ऑप्शन होंगी जानने के लिए अगर आप हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो वही एक बार फिर से रिजल्ट निकलेगा कि अमेलिया केयर और सोफी डिवाइन, इनके तो हालांकि आंकड़े भी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यही तो बेस्ट ऑप्शन इस टीम के अंदर दिखाई पड़ेंगे जो कि हमेशा परफॉर्म करती है सामने वाली साउथ अफ्रीकन टीम के खिलाफ। और उसमें जेस केयर भी है जिनके 6 मैच में 8 विकेट, हालांकि रोजमेरी मायर के 6 मैच में 6 विकेट हैं, लेकिन पिछले 2 मैचेस में विकेटलेस गई हैं, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। और बाकी जो प्लेयर है ना उनके नंबर्स आपको उतने बेहतर दिखाई पड़ेंगे ही नहीं कि उसके दम पर आप किसी को पिक कर पाएं। और उसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए वेन्यू के आंकड़े, चूंकि ये नया मैदान है आज के इस मुकाबले के लिए, तो निश्चित तौर पर यहां पर जॉर्ज प्लिमर के एक T20 मैच में 27 रन है, यहीं पर अमेलिया केयर और साथ ही साथ यहां पर सोफी डिवाइन के भी नंबर्स आप देख करके रखिए, जहां पर सूजी बेट्स भी ठीक ठाक करते रही है, लेकिन फिलहाल तो अभी ओपन कर नहीं रही। बाकी जेस केयर के 2 मैच में कोई विकेट नहीं है, लेकिन रोजमेरी मायर के 3 मैच में 3 विकेटें हैं, सारी विकेटें पहली इनिंग की बॉलिंग के अंदर आई हैं। तो मेरा अपना जो यहां तक पहुंचते पहुंचते कंक्लूजन बनता है कि निश्चित तौर पर अमेलिया केयर, सोफी डिवाइन को लेकर के तो कोई डाउट आपको रखना है ही नहीं, और बाकी जेस केयर और रोजमेरी मायर भी आपकी टीम में होनी ही चाहिए। और जैसा मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि अगर लिया तहूहू आज के इस मैच में खेलती हैं तो वो भी काफी सेफ और साउंड ऑप्शन होंगी। और एक्चुअली जो 2 प्लेयर आई हैं स्क्वाड के अंदर वो किस तरीके के प्लेयर हैं उसको जानने के लिए अभी आप सामने आपके डेटा में रख दे रहा हूं दोनों ही प्लेयरों का, जिसमें आप देख पा रहे होंगे लिया तहूहू भी जो कि राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर है, बैटिंग भी कर लेती हैं, उनका रीसेंट फॉर्म पिछले कुछ मैचेस में कैसा रहा है, हेड टू हेड के आंकड़े, वेन्यू के आंकड़े भी आप देख पा रहे होंगे। उसके साथ साथ फ्लोरा डेवोनशायर वो एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, साथ ही साथ बैटिंग भी करती हैं, उनका रीसेंट फॉर्म तो बहुत अच्छा है। हालांकि वो ना तो कभी न्यूजीलैंड के खिलाफ, ना तो कभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली हैं, ना तो इस मैदान पर खेली हैं, तो आंकड़े उनके भी आप सामने यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एक बार ध्यान से वीडियो कहीं पर रोक करके देख लीजिएगा। तो उन दोनों प्लेयरों के अलावा जिनके अभी आंकड़े आपको मैंने दिखाए, बाकी 4 बेस्ट ऑप्शन अमेलिया केयर, सोफी डिवाइन, जेस केयर और रोजमेरी मायर तो होंगी ही, उसमें से निश्चित तौर पर लिया तहूहू मेरे हिसाब से 5वीं बेस्ट ऑप्शन रहेंगी। बाकी जो खिलाड़ी हैं वो उतनी सेफ है नहीं, लेकिन अगर आप चाहते ही हैं कोई छठा प्लेयर लेना तो जॉर्ज प्लिमर मेरे हिसाब से काफी बेहतर ऑप्शन होंगे, या एक और ऑप्शन आपके पास मैडी ग्रीन का है। तो 5 बेस्ट ऑप्शन, बाकी 2 और ऐसी डिफरेंशियल ऑप्शन जिनको आप लेके जा सकते हैं, वो नाम जान लेने के बाद अगर हम आगे बढ़ें थोड़ा प्लेयर बैटल की भी डेटा को देखेंगे, न्यूजीलैंड की जो ये बैटर्स हैं साउथ अफ्रीकन बॉलिंग को जो फेस करते हैं तो इनके कैसे आंकड़े हैं। तो एक तो कंक्लूजन आपको मैं सीधे सीधे बता दूं कि स्पिन बॉलिंग खेलने को लेकर के वो तो एक वीकनेस है पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की टीम के, लेकिन उसमें भी सूजी बेट्स, नानकुलेको मलाव जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, उनके 38 गेंद पर 28 रन बना करके 3 बार आउट हो चुकी हैं। नडाइन डिक्लर्क और मसाबाता क्लास की पेस पर तो बेहतर खेली हैं, लेकिन लेग स्पिन पर भी आंकड़े काफी खराब हैं। तो कंक्लूजन वही निकलता है कि स्पिन खेलने को लेकर के उतनी बेहतर है नहीं। हालांकि इजी गेज अयाबोंगा खाका पर भी एक बार सस्ते में आउट हो चुकी हैं, क्लोई ट्रेवन पर तो आउट हो ही चुकी हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग इनकी एक कमजोरी है ही। और अमेलिया केयर को भी देखेंगे तो वही बात एक बार फिर से निकल करके आएगी कि स्पिन खेलने को लेकर के, जिसमें खास करके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स
ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, चाहे वो नानकुलिको मलाबा हो, चाहे ओवरऑल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी हो, जिस पर इनका बैटिंग एवरेज 28-29 का है, लेकिन नानकुलिको मलाबार पर भी 20 के आसपास का एवरेज है। नडाइन डी क्लर्क और मसाबता क्लास में से क्लास पर थोड़े से नंबर इनके खराब हैं, जो कि खुद पेसर हैं। और बाकी यहाँ पर सोफी डिवन, ब्रूक हॉलिडे और मैडी ग्रीन के भी आंकड़े अगर आप देखें तो अयाबुंगा खाका और साथ ही साथ मसाबता क्लास वो आपको निश्चित तौर पर कहीं कहीं दिखाई पड़ जाएंगे डोमिनेट करते हुए, लेकिन ओवरऑल जो स्पिन बॉलिंग है खास करके सामने की टीम में वो काफी यूजफुल रहेगी इस पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की बैटिंग अटैक के खिलाफ, जिसमें देखने के लिए अगर आप आगे आए और साउथ अफ्रीकन टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर देखें तो आपके सामने है, जिसमें तस्मीन बिट्स और सून लूस ओपन करते हैं। सून लूस कभी कभी बॉलिंग कर रही है, एक एक ओवर 2-2 ओवर ऑफ स्पिन लेग स्पिन कर देती है, पिछले में जब बैटिंग भी ठीक ठाक करी थी। लॉरा वुल्फार्ड टीम की कप्तान है। एंड्रिक डक्सन जो कि राइट हैंडेड बैटर होने के साथ साथ मीडियम पेस बॉलिंग भी कर रही हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर क्लोई ट्रेयन है, ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कर रही हैं। तो इन दोनों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, किस इनिंग की बॉलिंग है उसके हिसाब से इनको आपको पिक करना पड़ेगा, जो आगे आपको मैं बताऊंगा कि कहां पर ये दोनों बॉलिंग करती हैं एक्चुअली। बाकी नडाइन डी क्लर्क तो स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट बॉलर हैं डेथ ओवर की, और बाकी यहाँ पर कायला रेनिक है जो कि दोनों मैच बैटिंग कमाल की कर रही हैं और 50 से ज्यादा रन 2 मैच बना चुके हैं, दोनों बार नॉट आउट लौटी हैं। बॉलिंग का वो रोल इनको मिल नहीं पाता है ऑफ स्पिनर के तौर पर, बाकी सेनालो जाफ्ता हैं और बाकी ये इनकी 2 पेसर्स हैं, और उसमें एक मलाबा जैसे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर जो कि आंख मूंद करके जिनको आपको टीम अप लेकर के जाना है। और बाकी बेंच पर भी देखें तो ये 5 ऑप्शन आपके पास मौजूद है, 4 ऑप्शन एक्चुअली। और जो बॉलिंग हो रही है, जिसमें आपको मैंने कहा था ना कि एंड्रिक डक्सन कहां पर बॉलिंग कर रही है, साथ ही साथ क्लोई ट्रेयन कहां पर बॉलिंग कर रही है। पिछले मैच में दोनों ने एक एक ओवर किया था, क्लोई ट्रेयन ने 12वां और डक्सन ने पहला ओवर, सून लूस ने भी एक ही ओवर किया था। और बाकी जो बॉलर्स हैं वो तो इंपॉर्टेंट रहेंगी ही, चाहे वो नडाइन डी क्लर्क हो, चाहे मलाबा हो, चाहे बाकी दोनों पेसर्स हों। लेकिन ये जो दोनों पेसर्स हैं उसमें से दोनों को लेकर के जाना है या किसी एक स्पेसिफिक ऑप्शन को, वो समझना काफी जरूरी होगा, जो कि आगे इसी वीडियो में आपको पता चलेगा। लेकिन उसके पहले आप करियर के आंकड़े जरूर देख लीजिएगा, और रिसेंट फॉर्म भी अगर आप यहाँ पर देखने आए तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि अभी तक के 2 मैच में तस्मीन बिट्स ने काफी अच्छी शुरुआत टीम को दिलाई और अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़ी है। बाकी सून लूस इन्होंने भी 31 और 10 रन की 2 बढ़िया पारियां खेली हैं। हालांकि बॉलिंग वो 1 ओवर या 2 ओवर की ही कर रही है, लेकिन यूटिलिटी वो काफी बेहतर इनकी दिखाई पड़ रही है उसकी बेसिस पर। बाकी लॉरा वुल्फार्ड जो पहले मैच में नहीं चली थी, पिछले मैच 41 नाबाद की शानदार पारी खेली। बाकी एंड्रिक डक्सन ये भी चूंकि निश्चित तौर पर बॉलिंग तो कर ही रही है 1-2 ओवर की, और अगर आप टॉप ऑर्डर की तीनों बैटर्स को लेकर के जा रहे हैं तब तो इनकी वो यूटिलिटी नहीं है, लेकिन एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर ये हमेशा बनी रहेंगे। ना सिर्फ ये, इवन यहाँ पर क्लोई ट्रेयन, और इनसे भी देखा गया कि बॉलिंग थोड़ी सी रेगुलर बेसिस पर नहीं कराई जा रही, एक एक 2-2 ओवर ही कर रही है, इसी वजह से इनको भी लेके जाए या ना जाए वो भी एक रिस्की ऑप्शन ही होगा सोच पाना। लेकिन नडाइन डी क्लर्क को लेकर के आपको कोई डाउट रखना है नहीं, ये बात काफी हद तक क्लियर है। बाकी एक और ट्रम्प ऑप्शन यहाँ पर कायला रेनिक निकल करके आती हैं, जो कि पिछले दोनों मैचेस में कमाल की ताबड़तोड़ पारियां खेली हैं, 28 नाबाद और 24 नाबाद की, हालांकि विकेट इनको भी नहीं मिला है। तो ये 3 बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर ऑप्शंस हैं, जिसमें से अभी तक परफॉर्मेंस बेसिस पर जाकर के देखा तो कायला ने ज्यादा बेहतर काम किया है। सेकंड बेस्ट ऑप्शन एंड्रिक डक्सन है। एंड्रिक डक्सन के साथ एक एडवांटेज है कि बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आती हैं, और उसके बाद और नीचे आए तो सिनालो जाफ्ता एक विकेट कीपिंग ऑप्शन के तौर पर उतने बेहतर है नहीं। बाकी मसाबता क्लास अभी तक 2 मैचेस में 2 विकेट हैं, लेकिन खाका के 2 मैचेस में 5 विकेट हैं टोटल, और मलाबा की निश्चित तौर पर 4 विकेट हैं, जिसमें से मलाबा को लेकर के तो वैसे भी कोई डाउट आपको रखना है नहीं, सीधे आपको टीम में लेकर के जाना है। तो ओवरऑल मेरा अपना जो अभी कंक्लूजन बन पा रहा है कि ये 5 बेस्ट ऑप्शन है जिनको आपको सीधे टीम में लेकर के जाना है, जिसमें से अगर आप किसी और ऑलराउंडर को पिक करना चाहते हैं तो एंड्रिक डक्सन सेफेस्ट ऑप्शन होंगे, फर्स्ट चॉइस, जिनको आप छठी प्लेयर के तौर पर इस टीम की तरफ से लेके जा सकते हैं, या छठी प्लेयर के तौर पर, या तो आप ऊपर के जो तीनों बैटर्स हैं जिसमें से सबसे रिस्की तो तस्मीन बिट्स ही हैं, या तो तस्मीन बिट्स की जहां पर आप बाकी किसी को भी, चाहे वो एंड्रिक डक्सन हो, चाहे क्लोई ट्रेयन हो, चाहे कायला को हो, लेके जा सकते हैं, या इवन अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो आप अयाबुंगा खाका को भी प्रेफर कर सकते हैं एक छठा प्लेयर या 5वें प्लेयर के तौर पर, निश्चित तौर पर तस्मीन बिट्स की जगह पर ये काम आप कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कितना प्रेफरेंस वाइज कौन कितना बेहतर या सेफ होगा वो समझने के बाद, और कौन सी बेस्ट ऑप्शन 5 होंगी वो जान लेने के बाद, अगर आप हेड टू हेड के आंकड़े देखने आएंगे तो यहाँ पर सून लूस के 13 में से केवल 207 रन 18 के एवरेज है। इवन तस्मीन बिट्स के भी आंकड़े बहुत ही एवरेज हैं। लॉरा वुल्फार्ड भी 25 के ही एवरेज से रन बनाती रही हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। और उसके बाद देखें तो एंड्रिक डक्सन के आंकड़े, क्लोई ट्रेयन के आंकड़े वो उतने बेहतर आपको दिखाई पड़ेंगे नहीं, लेकिन नडाइन डी क्लर्क उनको लेकर के वैसे भी कोई डाउट नहीं है, हालांकि आंकड़े इनके भी बहुत ही एवरेज हैं। और बाकी नीचे जाते जाएं तो अयाबुंगा खाका की 11 मैच में 12 विकेट हैं, 9 मैच में 7 विकेट हैं, क्लास के मलाबा के भी 10 मैच में 11 ही विकेट हैं। लेकिन ओवरऑल जो कंक्लूजन था वो आपको मैं दे चुका हूं। और उसके बाद वेन्यू के नंबर्स की बात कर
करने जाएंगे तो यहाँ पर कोई साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स फिलहाल खेली नहीं। और वीकनेसेस की बात देखने आए तो यहाँ पर भी आपको वही चीज दिखाई पड़ेगी, स्पिन खेलने को लेकर के थोड़ी सी एक कमजोरी। लेकिन कम से कम ये दोनों टीमें जो फिलहाल आज का मैच खेल रही है ना, उसमें कोई सबसे बेहतर स्पिन खेलती तो साउथ अफ्रीकन टीम ही है। हालांकि अमेलिया केयर के खिलाफ इनको दिक्कतें होती हैं, जो कि बहुत ही क्लासी लेग स्पिन बॉलर हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर भी इनके राइट हैंडेड बैटर्स थोड़ा सा फंसती हैं। बाकी जो इंडिविजुअल बॉलर्स हैं, चाहे वो सोफी डिवाइन हो, चाहे जेस केयर हो, चाहे अमेलिया केयर हो, वो तो गेम में बनी रहेंगी ही, चूंकि एक तो 4 ओवर पूरा करती हैं, साथ ही साथ सारी की सारी डेथ ओवर की भी बॉलर हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर डैन वान निकर्क, एनिक डक्सन और नडाइन डिक्लर्क, इनके खिलाफ भी जो यूजफुल ऑप्शन हो सकते हैं वो तो आप यहाँ पर देख ही पाएंगे। बाकी एक चीज तो आपको मैं क्लियर कर ही चुका हूँ कि जो अमेलिया केयर है, जेस केयर हैं या इवन सोफी डिवाइन है, वो तो तीनों वैसे ही टीम में आती हैं आपकी। बाकी उन्हीं के खिलाफ इनके नंबर्स भी खराब हैं। बाएं हाथ का तेज गेंदबाज तो फिलहाल अब कोई टीम में है नहीं, चूंकि ब्रियलिंग जा चुके हैं बाहर, तो वो तो आपको एक फैक्टर बाहर होता दिखाई पड़ेगा। लेकिन चाहे आप हेड टू हेड के दोनों टीमों के हर एक प्लेयर के आंकड़े देखें और अभी इस सीरीज की जो परफॉर्मेंस निकल करके आई है, उसमें न्यूजीलैंड की टीम बेटर तो दिखाई पड़ती है, लेकिन उनके पास ना ऑप्शंस ज्यादा नहीं है। 4, 5 या 6 ऑप्शन ही है जिनके दम पर वो पूरी टीम जीतने की कोशिश करती है। लेकिन वही साउथ अफ्रीकन टीम की बात करें तो वो टीम ज्यादा बेटर दिखाई पड़ती है दिखने में। परफॉर्मेंस अभी तक साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स कर नहीं पाएंगे कभी न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन इस सीरीज में क्या होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। फिलहाल तो 2 मैच में 1-1 से सीरीज बराबरी पर चल ही रही है, लेकिन जो पिच होगी वो कैसी होगी और उससे भी जरूरी वेदर कैसा होगा, टॉस के बाद वो काफी हद तक डिसाइड कर देगा कि कौन सी टीम आज की इस मैच को जीतेगी। और उसके बाद टॉस जीत करके कौन सी टीम क्या कर रही है वो तो देखना ही पड़ेगा। वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पर दूंगा ही टॉस के बाद, और वहीं पर अपनी फाइनल टीम में दूंगा। तो जाकर के ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो वैसे भी कोई कंफ्यूजन बचने वाला है नहीं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करने खत्म, चलते हैं। नमस्कार।